ठीक है सर। 7 पेंडिंग है। हाँ जी। सोशल। हम्म। सोशल लाइफ के अंदर। अच्छा अच्छा, सोशल ऐप। हाँ जी, बिल्कुल आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका ऐसे नहीं होता है कि जैसे कि नॉर्मली हम जैसे यूज़ करते हैं वैसा नहीं होता है, पर अलग से पोर्टल होता है। हाँ, पोर्टल। पोर्टल मतलब प्लेटफॉर्म। ऐसे ऐप नहीं होएगा आपके फ़ोन में, प्लेटफॉर्म होएगा जो आपको इन्फॉर्मेशन देगा। वन नेशन वन राशन कार्ड जो है उसका कोई ऐसा ऐप नहीं है, वो भी एक प्लेटफॉर्म है, वन स्टॉप सॉल्यूशन। हाँ जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो अभी हमें स्टार्ट करना है पॉलिटी। पॉलिटी ये बस 7 टॉपिक बाकी है, उसके बाद हम उसके बाद आर्ट एंड कल्चर जो है उसको हम अपना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं, अभी जो हमने करना है विधेयक और अधिनियम। विधेयक और अधिनियम में हम उनके बारे में बात करेंगे जो या तो बिल है या तो एक्ट है। तो इसमें अब 2 चीज़ें आती है, एक माना जाता है क्या बिल, दूसरा माना जाता है क्या एक्ट। मुझे बता दीजिए इनमें से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर किसके पास है? एक्ट के पास है। एक्ट बनेगा, ठीक है। सो बिल पारित होगा तब वो एक्ट में बनेगा। एक्ट पारित नहीं करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इसका मतलब आप सही से देख पाओगे। तो अभी जो 7 है उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा तो बिल है और कौन सा जो है एक्ट है। तो बिल को हम बोलते हैं क्या? विधेयक। और एक्ट को हम बोलते हैं क्या? अधिनियम। तो अब आप देख लीजिए पहला क्या है, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक। तो इसका मतलब क्या है? ये नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल है 2022। इससे पहले आप देखिएगा, मुझे पहले चलिए उससे पहले आप मुझे एक बात बताएंगे। आप मुझे बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट मीन्स उच्च न्यायालय जो हमारा है, वहाँ पर जो हम न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं वो कैसे की जाती है? कोलिजियम के बेस पर की जाती है, ठीक है। कोलिजियम वो कहाँ से कैसे बनता है? हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट के मतलब उनके अंदर से ही बनता है कोलिजियम, या कोई किसी को बाहर से भी बुला कर लाते हैं? हाँ जी, ऑनलाइन में भी बताएंगे। हाँ जी, जय श्री राधे कृष्णा। ठीक है, और सीनियर मोस्ट जज। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि जो न्यायाधीश हैं उनको अन्य किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, जो कि मेनली तो हम सीजीआई के बारे में ही बात करते हैं, चीफ जस्टिस के बारे में। तो वो स्वयं से अपनी मीटिंग बनाते हैं, उसके थ्रू वो करते हैं। और वो इसकी जो पावर है
वो किसी और के हाथ में नहीं देना चाहते हैं, इसलिए वो अपने पास ही रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग NJC विधेयक 2022, इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा कि ऐसा कोई बिल एक्ट बना दिया गया था और वहाँ से एक बॉडी बनाई थी NJAC, ठीक है। सो अब ये जो NJAC बनाई थी, हाँ जी, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत पुराना हो चुका है, कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ दीजिए। ये बनाई गई थी क्या कि किस तरीके से हम जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उनकी जो है हम नियुक्ति करेंगे। अब वापस से इस जो है बिल को लेकर आया गया है। अब ये क्या किया इन्होंने, हमारा काम बढ़ाने के लिए ले आए हैं। क्यों? क्योंकि देखिए तो प्राइवेट मेंबर बिल है ये, और ऊपर से किसके ऊपर, जुडिशरी के ऊपर। ये तो पढ़ना ही नहीं चाहिए था, करना ही नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये बिल पास नहीं होगा, ये बिल एक्ट नहीं बनेगा। जुडिशरी ने पहले भी जो एक्ट बन गया था उसको क्या बोल दिया था कि ये संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन कर रहा है और ये पास नहीं किया जा सकता, और उसको हटा दिया। तो उसी के आधार पर हम ये बोल सकते हैं दैट कि राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल ये पेश किया गया है। करना क्या चाहते हैं कि जो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के माध्यम से जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति है उनको ये विनियमित करना चाहता है। विधेयक में क्या क्या प्रावधान बनाए गए हैं देख तो लीजिए। प्राइवेट मेंबर बिल बनाया है, जैसे तो इनकी कोई इम्पोर्टेंस होगी, कोई महत्वता होगी, मुझे बता दीजिए कौन से प्राइवेट बिल की महत्वता होती है, कौन सा प्राइवेट बिल पास हो जाता है। प्राइवेट बिल पास होने के जो चांस है वो 0.001% है, आप सबको भी पता होगा। सो भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीशों या उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए हम यहाँ क्या करने वाले हैं, व्यक्तियों की सिफारिश करेंगे। इतना ही नहीं, उनके स्थानांतरण को लेकर उनको क्या क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, मानकों को निर्धारित करके ये सब जो है हम लेकर चलेंगे, ठीक है। सो ये कंप्लीट जो है बिल रहा है। अब इस बिल को सिर्फ इतना पढ़ लीजिए कि इनके बारे में अब लिख लीजिए कि आपको इम्पोर्टेंट क्या बन गया है। सुप्रीम कोर्ट चैप्टर इम्पोर्टेंट, देखिए यहाँ देखिए लास्ट में मैंने लिस्ट दी हुई है एक, है ना, उस लिस्ट में लिख लीजिए सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम का देखो क्वेश्चन बन सकता है। क्यों? NJAC इसके बारे में कोई कुछ नहीं पूछेगा, ये प्राइवेट बिल रहा है, बिल रह के खत्म, ठीक है। नेक्स्ट NCT दिल्ली सरकार वर्सेस भारत संघ केस, ठीक है। सो ये क्या रहा है, गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली और यूनियन ऑफ इंडिया केस रहा है 2018। आप सबको पता है दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में सरकार और LG इनका दोनों का रहता है। LG तो बेचारे कुछ बोलते भी नहीं है, सरकार जो है वो बहुत कुछ बोलती है, आपने भी देखा होगा, हाँ जी। सो देख लीजिए NCT दिल्ली सरकार वर्सेस भारत संघ केस 2018 जो है ये हुआ है। अब इसमें क्या है, इसमें जो LG है वो उन मामलों में मंत्री परिषद मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद की सहायता और सलाह से बाध्य होंगे जो कि सीधा LG के नियंत्रण में नहीं थे। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो सीधा LG के नियंत्रण में नहीं है। उन क्षेत्रों में क्या होगा, उन क्षेत्रों में जो LG है वो मंत्री परिषद ने जो बोला है उनके बोले हुए सलाह के लिए बाध्य होगा। ऐसा कह के सरकार है वो ये कहना चाहती है कि LG मेरे से बिना पूछे कुछ नहीं करेगा अगर LG के हाथ में वो काम नहीं है तो ये कहना चाहते हैं। अगला देख लीजिए क्या है, LG के नियंत्रण में जो मुद्दे हैं वो क्या क्या हैं, आपको पता होगा। वैसे तो पुलिस, वैसे तो पब्लिक ऑर्डर मतलब कि सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि लैंड, ये तीन, लैंड इसके साथ साथ पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, ये स्टेट के अंडर रहते हैं। अब दिल्ली को स्टेट का दर्जा नहीं है परंतु वहाँ पर स्टेट असेंबली बनाई गई है, ठीक है, उनकी अपनी विधानसभा है। ऐसे में ये जो तीन ये टॉपिक हैं ये किसके, ये जो तीन मुद्दे हैं ये LG के नियंत्रण में आते हैं। तो इन जो मुद्दों पर तो LG अपना स्वतंत्र रूप से कोई भी सलाह दे सकता है, परंतु जो LG के नियंत्रण क्षेत्र में नहीं आते हैं उनके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्री परिषद से जो है आपको पूछना पड़ेगा। अगला आ जाता है कि यूटी के रूप में दिल्ली की वर्तमान स्थिति क्या है।
यूटी के रूप में दिल्ली की वर्तमान स्थिति की बात करें तो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी जो कि 1991 में हुई थी। उन्होंने दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दिया था, मतलब कि उसको एक विशेष दर्जा दिया था, दैट कि वहाँ पर लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार होगी और वहाँ उनका अपना विधानसभा होगा। तो इस दर्जे की वजह से संविधान के अनुच्छेद 239A के बाद नए अनुच्छेद 239AA और AB को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, सो अब आपको याद रखना होगा आर्टिकल 239AA एंड 239AB ये किससे रिलेटेड है? ये दिल्ली को विशेष दर्जा देने से रिलेटेड है। उसी से मुझे याद आ गया है कि मैंने कल क्या होमवर्क दिया था। माइनॉरिटी वर्ड कहाँ, अल्पसंख्यक शब्द कहाँ उल्लेख है, हाँ ये करना था। ठीक है, बता दीजिए। ठीक है, 2 हो गए, ये तो कल भी हो गए थे। हाँ जी, चंद्रमणि। ओके, वेरी गुड। सो 29, 30, 350A, 350B, A एंड 350B। 246 नहीं है। 29, 30, 350A, 350B। शब्द ही लिखा गया है माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक। हाँ जी, राइट टू इक्वालिटी। हाँ जी, हाँ जी, क्या? हाँ हाँ, एक्सेप्शन में है। आप अपवाद बोलते हैं ना उसको। हाँ, अपवाद में है, बिल्कुल। यस, मेंशन है ये। सिर्फ एक ही बात मेंशन नहीं है, उसमें 3 से 4 बात मेंशन है। उसमें ये भी है कि जहाँ आर्टिकल 39A एंड B आता है ना, वहाँ पर 14 जो है चला जाता है। ऐसा कुछ है ना? लिखा हुआ है, एक प्रोविजन होता है DPSP। हाँ हाँ, यस, 39B एंड C। मुझे A और B लग रहा है, कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, हाँ आप भी कंफर्म करना। ठीक है, अच्छा हाँ हाँ बोलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, कि किसमें क्या नहीं हुआ? आपका कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें हमने अल्पसंख्यक को क्यों नहीं सम्मिलित किया? ये था 14 में तो अनुमान। ऐसे तो आर्टिकल 15 भी तो उनको सुरक्षा दे रहा है कि नहीं दे रहा? मुझे बताओ माइनॉरिटी को। आर्टिकल 25 दे रहा है कि नहीं दे रहा? आर्टिकल 26 दे रहा है कि नहीं दे रहा? ऐसे तो कितने ही आर्टिकल सुरक्षा दे रहे हैं अल्पसंख्यकों को, परंतु शब्द तो नहीं मेंशन है। आर्टिकल 15 में क्या 5 जो है क्षेत्र उन्होंने मेंशन किया है, शब्द तो नहीं मेंशन किया। मेरा क्वेश्चन था शब्द कहाँ मेंशन किया हुआ है, शब्द ऐसे अल्पसंख्यक के लिए, या जैसे आर्टिकल 29 में लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी की बात करी गई है। ठीक है, सो वो मेरा क्वेश्चन था। अभी समझ आया? ठीक है, ओके। हाँ जी, चलिए। बहुत गलत बात है कि ऑनलाइन में सिर्फ 2 नहीं आंसर करा, बाकी सबने क्या किया?
चलिए थर्ड आ जाता है बहुराज्य सहकारी समितियां अधिनियम 2002। सहकारी समितियां क्या होती हैं, आपको खुद भी पता होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी हम इनको बोलते हैं, ठीक है, सहकारी समितियां। कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज का काम क्या होता है, इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है दैट कि कुछ मान लीजिए 10 से 12 व्यक्ति आकर मिलकर एक जो है संस्था को बनाते हैं, आके मिलकर एक संस्था को बनाते हैं। एंड अब ये जो संस्था है ये काम कैसे करेगी, उनके हित के लिए काम करेगी। अब आपने सहकारी समितियां तो है, सहकारी बैंकों का नेम भी सुना होगा। सहकारी बैंक क्या करते हैं कि वैसे तो बैंक का काम होता है क्या, पैसा जमा करना और लोन देना। अब सहकारी बैंक कैसे होते हैं कि हम 10 लोग ही मिलकर जितना हमारे पास पैसा है वो लगा देते हैं, हम में से किसी को भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक दूसरे को देंगे। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो इंटरेस्ट, ब्याज की जो दर होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की तो हेल्प कर रहे हैं। दूसरा, उसमें ये भी नहीं होता है कि आपको जो है बंधक के रूप में जो है ऋण अगर ले रहे हो तो कुछ रखना पड़ेगा। वो क्यों नहीं रखना पड़ता? क्योंकि विश्वास की बात होती है और विश्वास के लिए जो है विश्वास की बात होती है और विश्वास की बात पर अगर हम देखें तो हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। हमें पता है पैसा आपने भी लगाया हुआ है तो आप पैसा लेकर भागोगे तो नहीं। तो ऐसे में जो ऋण है वो आसान शर्तों पर मिल जाता है। अब ऐसे ही जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां और सहकारी जो ये बैंक होते हैं वो कैसे होते हैं, वो एक दूसरे के हित की रक्षा कर रहे होते हैं, ऐसे होते हैं। अपने जो अपने सदस्य जो है उन्हीं के हित की रक्षा करते हैं। अब हम यहाँ पर करने वाले हैं सहकारी समिति। समिति पैसों का काम नहीं कर रही है, परंतु समिति मिलकर काम कर रही है, एक दूसरे के हित के लिए काम कर रही है। और उनका काम क्या है? उनका काम है एक दूसरे के लिए पहले करना, फिर वो बाद में दूसरों बाकी सब के लिए भी कर सकती है। अब यहाँ हमने शब्द लिया है क्या? बहुराज्य। अब एक राज्य में तो एक कोऑपरेटिव या सहकारी समिति हो सकती है। मान लीजिए वो एक सहकारी समिति एक से ज़्यादा राज्य में काम कर रही है, तो किसका उसके ऊपर अधिकार होगा और उसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा वो हमें देखना है। सो क्या बनाया गया है? बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम। सो ये क्या बनाया गया? एक्ट बन चुका है। इसका मतलब इसके पास पावर होगी। अब क्या सहकारी समितियां जिनकी गतिविधियां एक राज्य तक सीमित नहीं होती है, क्यों? क्योंकि ये बहुराज्य है और एक से अधिक राज्यों में वो व्यक्तियों के हितों की पूर्ति करती है। अब कौन सी लिस्ट में ये शामिल होती है? ये स्टेट लिस्ट जो होती है राज्य विषय, उसमें ये शामिल होती है। तो राज्य विषय के अंदर ही हमने इस अधिनियम के तहत ये समितियां जो है बनाई है। ठीक है, इस नियम के तहत ये समितियां हमने बनाई हैं। ये जो समितियां हैं, इन समितियों में अभी जो अपडेट हमें देखने को मिलती है, ये इस वर्ड को कट करके अपडेट लिख लीजिए। अपडेट का मतलब है कि रीसेंट में ये क्यों न्यूज़ में रही है। हाँ जी, वर्तमान समय में चर्चा में क्यों रही है। बिल्कुल। देखो क्या होता है कि सहकारी समिति राज्य ने बनाई नहीं है, राज्य ने परमिशन दी है बनाने की। सेंटर को क्यों देंगे? सहकारी समिति का मतलब क्या है? ये किन्होंने बनाई है? अच्छा, एक्ट। ओके, सो ये जो एक्ट बनाया गया है, ये एक्ट जो है हम स्टेट वाइज नहीं लेकर आए हैं, सेंटर के बेसिस पर लेकर आए हैं ताकि रेगुलेट कर सके। सहकारी समिति अगर किसी को बनानी होगी तो इस एक्ट के अधिनियम के अनुसार वो बनाएंगे एंड वो उनके लिए जो है बना सकते हैं। समझ रहे हो? अब क्या होता है, ये मल्टी स्टेट बनाया है, तो जब 2 या 2 से अधिक कोई राज्य सरकार से ये बोलते हैं कि आप जो है हमारे लिए एक्ट बना दीजिए, अधिनियम बना दीजिए, तो वो अधिनियम बना देते हैं। ठीक है, हाँ जी। सो अपडेट क्या रहा है? अपडेट ये रहा है कि अभी हमारे पास 3 तरह की सहकारी समितियां पाई जाती है। पहली कौन सी? पहली है
राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी निर्यात समिति, जो क्या करेगी, निर्यात को रेगुलेट करेगी। दूसरी, राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी जैविक संस्था। अब ये जो जैविक संस्था है ये ऑर्गेनिक सोसाइटी है, ऑर्गेनिक सोसाइटी उर्वरक से रिलेटेड। और अगली है राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी बीज समिति, जो किससे रिलेटेड है, सीड से रिलेटेड है, बीज से रिलेटेड। तो हाल फिलहाल में इस एक्ट के तहत हमें क्या मिली है, 3 समितियां। अब ये समितियां क्या कर रही होंगी, जैविक संस्था के तौर पर, बीज समिति के तौर पर, निर्यात समिति के तौर पर जो है ये काम कर रही होगी। अब इसकी स्थापना का क्या उद्देश्य है, सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि सहकार से ही समृद्धि होगी। तो अगर आ जाता है सहकार से समृद्धि किससे संबंधित है, तो ये बहुराज्य सहकारी समितियां अधिनियम से या सहकारी समितियों से ये संबंधित है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाता है मॉडल निर्णयांक भूमि शीर्षक अधिनियम, जिसको हम बोलते हैं क्या, मॉडल। कृषि से संबंधित नहीं है, उद्योगों से भी संबंधित है, परंतु कृषि से संबंधित उद्योगों से संबंधित है। हाँ जी, नेक्स्ट देख लीजिए मॉडल कॉन्क्लूसिव लैंड टाइटलिंग एक्ट, कि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, भूमि का शीर्षक अधिनियम बना रहे हैं। अब ये क्या है, ये जो कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग एक्ट है ये कौन लेकर आया, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग। उसके बाद ये काम कैसे करता है, हाँ जी मुझे ये बता दीजिए, इकोनॉमी में आपने नीति आयोग पढ़ा होगा, है ना। सो ठीक है, तो जो क्या बोलते हैं नीति आयोग में होता है, वो क्या बोलते हैं नीति आयोग में ऐसा नीति आयोग एक था योजनागत, एक गैर योजनागत। तो योजनागत में सरकार बनाती है हाँ जी, हाँ जी बताइए। फाइनेंस कमीशन का काम करता था, वित्त आयोग का भी ये काम करता था। जो भी उनको प्लानिंग करनी होती थी वो करते थे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो 2015 में और कितने कितने हमारे वित्त नहीं क्या बोलते हैं प्लानिंग कमीशन को, योजना आयोग। सो योजना आयोग के हमारे कितनी योजनाएं जा चुकी हैं, पंचवर्षीय योजनाएं। हाँ जी, ऑनलाइन में कोई बताएंगे, योजनाएं नहीं हुई है। 2019 में क्वेश्चन आया है। चलिए चलिए कोई बात नहीं, अब आप फटाफट देख लीजिए ताकि आपको आगे जब हम करंट अफेयर करें तो आपको हेल्प रहे। देखो क्या है कि 2019 में क्वेश्चन आया है, यूपीएससी ने पूछा है, 2nd, 4th और 7th प्लान पे ऐसे 3 स्टेटमेंट बना के ऐसे कुछ पूछा हुआ है। उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो पॉइंट ये निकल कर आता है दैट कि प्लानिंग कमीशन जब 2014 में ही जा चुका था, 2015 में नीति आयोग आ गया था, तो भी 4 साल बाद भी प्लानिंग कमीशन से क्वेश्चन आया है। ठीक है, समझ रहे हो। तो जस्ट आप देख लीजिए, जो हमारा प्लानिंग कमीशन है ये हमारा स्टार्ट हुआ था
1951 से, ठीक है, 1951 से 56 तक चला, उसके बाद 56 से 61, देन 61 से 66, देन आया था क्या, प्लान हॉलीडे, ठीक है, प्लान हॉलीडे। मेरे को आप सबके पास जो हिंदी में जो ट्रांसलेटिव नोट आपको प्रिंटेड नोट्स मिले हैं वो वही नोट्स हैं जो मैंने इंग्लिश में बना के दिए हुए हैं, उन्हीं का ट्रांसलेशन आपको मिला हुआ है। और उसमें 4th चैप्टर जो है वो प्लानिंग कमीशन के ऊपर है, इंडियन प्लानिंग। और आप पाओगे कि आपके नोट्स में मैंने बुलेट पॉइंट में दिए हुए हैं, फर्स्ट प्लान में ये हुआ था, सेकंड में ये हुआ था, थर्ड में ये हुआ था। तो अब कल के लिए आपका होमवर्क ये है कि आप उसको पढ़ के लेकर आओगे। अभी जो हम प्लानिंग कर रहे थे, ये प्लानिंग हम किस बेसिस पे कर रहे थे, 5 साल के पंचवर्षीय योजनाएं हम बना रहे हैं। इन पंचवर्षीय योजनाओं में हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है एक मॉडल को लेकर चलना। अगर हम पहले वाले की बात करें तो पहले वाला हेरोल्ड डोमर मॉडल के ऊपर बेस्ड था। हेरोल्ड डोमर का मतलब क्या है कि ये डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड होगा। इंडिया में डेवलपमेंट कैसी होगी? एग्रीकल्चर बेस्ड डेवलपमेंट होगी। तो इसमें हमारा थोड़ा बहुत कुछ ध्यान एग्रीकल्चर की तरफ था। उसके बाद हमारा आया सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान में सेकेंड 5 ईयर प्लान में महलैनोबिस मॉडल रहा है और इसमें हमारा जो फोकस था वो था हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर। हैवी इंडस्ट्रीज मतलब कि भारी उद्योग। भारी उद्योग से मतलब मशीन हो गया, ये सब कुछ हो गए, हाँ जी, मशीनरी, ये सब हो गए। उसके बाद आता है क्या, थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान जो है हमारा G.R. गडगिल, इसको गडगिल योजना भी बोलते हैं, उसके ऊपर बेस था। और इस प्लान में फोकस किया गया था उद्योगों के ऊपर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसके साथ साथ इसी प्लान में एग्रीकल्चर का भी थोड़ा बहुत ध्यान दिया गया, परंतु एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इस वजह से और ऊपर से इसी दौरान 62 एंड 65 इन 2 सालों में क्या हुआ, बता दीजिए मुझे। 62 में क्या हुआ? 62 में 62 इमरजेंसी थोड़ी लगी थी, इमरजेंसी तो 75 में लगी थी, युद्ध से ही रिलेटेड हुआ था, चाइना, ठीक है। 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में जो है वॉर हुआ था। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्या, महलैनोबिस, MAHALANOBIS। उसके बाद 62 और 65, तो फिर 65 में इंडिया और पाकिस्तान का हुआ था। तो इस दौरान वॉर हो गया, तो हमारा सारा ध्यान किसके ऊपर था? डिफेंस के ऊपर, कि अभी हमें हथियार लाने पड़ेंगे। हथियार बनाते भी नहीं थे तो उनका आयात करना पड़ेगा। इस G.R. गडगिल नेम है इनका, हाँ जी। तो इनका जो मॉडल था वो किसके ऊपर बेस्ड था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। परंतु एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, इस वजह से हमें क्राइसिस फील हुआ। क्राइसिस क्या था? 1959 में एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट किसने दी थी? फोर्ड फाउंडेशन। ज़्यादा तो नहीं हो रहा ना माइंड में? ठीक है। 1959 में एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट किसने दी थी? फोर्ड फाउंडेशन ने। रिपोर्ट का टाइटल क्या था? अगर कुछ समझना है तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। इंडियाज फूड क्राइसिस एंड स्टेप्स टू मीट इट। हाँ जी, ऑनलाइन में भी कुछ समझना है तो आप पूछ लेना। फोर्ड फाउंडेशन 1959 एंड उन्होंने बोला क्या? इंडिया का फूड क्राइसिस एंड स्टेप्स टू मीट इट, कि आप किस तरीके से उनको फुलफिल कर सकते हो। ये तो हुआ कब? 1959 में। अब 19, हाँ जी लिख लिया ये,
हाँ जी, ऑनलाइन में लिख रहे हो ना? अभी हटाना है मुझे इस स्लाइड को, ठीक है। सो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1960s के दौरान मैक्सिको में नॉर्मन बारलोग, ये क्या है, एक पर्सन है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वीट मतलब कि गेहूं के ऐसे सीड्स बनाए, मतलब ऐसे बीज बनाए जिनसे अधिक उत्पादकता मिल सकती है। जिनसे कि अधिक उत्पादकता मिल सकती है। तो इन्हीं से उधार लिए किन्होंने, इन्हीं से उधार लिए ताइवान ने, और ताइवान ने भी पाया कि उसकी भी अधिक उत्पादकता हुई। तो फिर 1966 बोला जाता है, बट 1960s के दौरान ही हमने भी उनसे ये हाई यील्ड वैरायटी सीड्स लिए, मतलब अधिक उत्पादकता वाले बीज, और हमने अपना प्रोडक्शन किया। शुरुआत में हमने क्या किया, शुरुआत में 1.89 मिलियन हेक्टेयर, इतने में ही हमने ये इसका उत्पादन किया, मतलब इतने क्षेत्र में ही हमने इसका उत्पादन किया। परंतु 1998-1999 तक पहुंचते पहुंचते हमने इसे बढ़ाकर 78.4 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंचा दिया। और ये कब हो रहा है, ये तब हो रहा है जब हम परेशान हो गए थे। कब, 1966 के दौरान, हमारे उस दौरान 1965-66 में जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं वो उस समय पे प्रधानमंत्री थे, ठीक है, क्योंकि 1964 में नेहरू जी चले गए थे, ठीक है। तो उस दौरान देखिए ये रिपोर्ट में भी क्या बोला गया है कि फूड का क्राइसिस आ रखा है और हम वॉर में झेल चुके हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे। इस दौरान वॉर हम झेल चुके हैं। अच्छा नहीं, फूड क्राइसिस तो देखिए हमारा चल ही रहा था, उसके बाद वॉर और आ गया, डिफेंस के ऊपर हमारा ध्यान हो गया। तो फिर क्या हुआ, तो फिर हमें ये बोला गया कि सरकार ने ये बोला कि अब आपको क्या करना है, फूड क्राइसिस है ये तो पता ही है, तो आप अपना खुद का कंजम्पशन जो आप खुद खा रहे हो उसको आप कम करिए। उन्होंने बोला कि अगर आप 3 टाइम खाते हो तो आप 2 टाइम खाइए, अगर आप 4 रोटी खाते हो तो आप 2 रोटी खाइए। ऐसे करके हम अपनी जो हमारी मांग है खाने के लिए, जिसकी वजह से प्राइस का बढ़ता ही जा रहा है, उसको आप कम कर सकते हो। ऐसा ही उन्होंने ये भी बोला, उन्होंने ये भी बोला कि 6 दिन अगर आप जो है खाते हो, 1 दिन आपको उपवास रखना चाहिए। और ये उन्होंने अपने ही परिवार से भी शुरू करा। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर आपके पास छोटा सा एरिया है, उस छोटे से एरिया में, अपने बागान में, अपने बरामदे में भी खाने का उगाइए, गेहूँ उगाइए, खाने का जो है जितनी आपके पास भूमि हो उसमें उगाइए। और ऐसा कह के उन्होंने उपवास स्टार्ट किया, तो उसी की वजह से बोला जाता है शास्त्री व्रत, तो उसको बोला जाने लगा शास्त्री व्रत, क्योंकि उनकी जो है आप बोल सकते हो कि उनके सम्मान में जो है बाकी की पूरी जो है जनता ने भी उनका साथ दिया, ठीक है। तो उन्होंने भी शास्त्री व्रत के बारे में। सो उसके बाद ये जो मैं आपको बोल रही हूँ ना 66 से 69, इस टाइम कोई प्लानिंग नहीं करी थी, क्यों, क्योंकि दिमाग ही हिला हुआ था। तो इस वजह से इस दौरान क्या हुआ था, इस दौरान प्लान हॉलीडे, इस दौरान क्या रहा था, प्लान हॉलीडे।
फोर्ड फाउंडेशन नहीं, हमारा नहीं है ये, फॉरेन का, यूएसए। इसके बाद फिर 69 से 74 का एक हुआ, फिर 74 से हमने स्टार्ट किया, फिर हमारा चला 78 तक, ठीक है, 4 सालों का। एंड देन फिर 79 80 2 सालों का फिर से प्लान हॉलीडे रहा, ठीक है। फिर उसके बाद 80 टू 85, देन 85 टू 90, उसके बाद फिर से हमारा प्लान हॉलीडे रहा 92 तक, फिर 92 से 97, 97 से फिर 2002, 2002 से 5, 5 से फिर जो है नहीं 2002 टू 5, 2007, 2007 से 12, एंड देन 12 से हमने 17 तक का रखा था, बट वो 2014 में जो है एंड हो गया, ठीक है। सो 2014 में हमने अपना इसको एंड कर दिया। इनके पास पावर क्या थी? इनके पास पावर थी कि ये जो राज्य है, राज्य के बीच में ये वित्त का जो है स्थानांतरण कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं आपको बताऊं तो वो पांचवा आपका क्या बोलते हैं इसको, हाँ, पांचवें नंबर का आपका पंचवर्षीय प्लानिंग कमीशन था, योजना थी, प्लान था, जिसमें कि हमने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ठीक है। तो पांचवा प्लान था जिसमें सर्वप्रथम गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, हाँ जी। और अब एक और होमवर्क दे रही हूँ मैं, होमवर्क देती हूँ, आप करते नहीं हो। एयरपोर्ट नहीं, पोर्ट्स, ठीक है। और वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज, हाँ राजन, इनलैंड वाटरवेज वो नहीं बनाए, हाँ जी। ऑनलाइन में किस किस ने होमवर्क किया है? देखिए, होमवर्क नहीं करेंगे तो हेल्प नहीं मिलेगा, हाँ जी। सर्वप्रथम 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। 78 4 सालों तक का रहा था, फिर 79 80 74 से, हाँ जी, हिसाब लगा लेते हैं यहाँ, 1969 से 74, देन 1974 से 78, जी ये 4th हो गया, ये 5th हो गया, हाँ जी। 5 का नहीं रहा था, ये 4 सालों का रहा था, ठीक है। 79 टू 80 वापस से प्लान हॉलीडे रहा था। हाँ जी, हो गया। और अब आपका होमवर्क है कि आपके पास नोट्स तो होंगे, नोट्स में से आप एक बारी अच्छे से देख के आओगे कि कौन सा सक्सेसफुल रहा प्लान, कौन सा फेल रहा, दिया हुआ है मैंने उसमें, सब कुछ है उसमें, ठीक है। एक बारी दिखा देना मुझे, पीडीएफ है, हाँ जी, दिखा दीजिए मुझे। साइंस के भी जो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं वही आपको हिंदी में ट्रांसलेट होके मिले हैं, हाँ जी। ट्रांसलेशन का भी मुझे नहीं पता, हाँ नहीं, वो ऐसा नहीं है कि उसी सीरीज में पढ़ना है, इधर उधर से भी करके पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम वापस अपने इस पे आ जाते हैं, टॉपिक से भटक गए। सो हम नीति आयोग के बारे में कर रहे थे। सो नीति आयोग जो है वो एक थिंक टैंक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है। और नीति आयोग का हाल फिलहाल में काम क्या है? नीति आयोग में क्या करते हैं, यहाँ पर आर्थिक योजना जो 25 नंबर पेज पर दिया हुआ है, ये देखिए कितने अच्छे से दी हुई है मैंने, पंचवर्षीय योजनाएं, है ना। तो इनको पढ़ेंगे, बुलेट पॉइंट ही है।
और वो भी बुलेट पॉइंट, और कौन सा सक्सेसफुल हुआ कौन सा फेलियर हुआ वो भी आपको देखना है। 2012 से 17 तक लास्ट था जो पर 2014 में ही एंड कर दिया गया था। मनमोहन सिंह के लास्ट हाँ जी। था। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए मॉडल कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग एक्ट। ये क्या है? प्रत्येक राज्य सरकार के द्वारा भूमि प्राधिकरण जो है उसको हमने स्थापित किया है, जो कि क्या एक शीर्षक पंजीकरण अधिकारी नियुक्त करेगा। यहाँ पर क्या है, हम ये जानना चाहते हैं कि लैंड का टाइटल मतलब कि भूमि का शीर्षक अधिनियम मीन्स हमने ये एक्ट बनाया है। इसमें क्या होगा, इसमें एक टाइटल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होगा, मतलब कि एक शीर्षक पंजीकरण अधिकारी होगा, जिसका काम क्या होगा, जिसका काम होगा मौजूदा जो रिकॉर्ड है, जो दस्तावेज हैं, उनके आधार पर जो भूमि शीर्षक होते हैं उनके लिए एक सूची तैयार करना। इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि भूमि के जो भी दस्तावेज होते हैं वो पूर्ण नहीं होते, उस वजह से यहाँ झगड़ा वहाँ झगड़ा। अब अगर पूरा का पूरा ये अधिकारी दस्तावेज बनाकर रखेगा तो किसी प्रकार के झगड़े की गुंजाइश नहीं होगी। आप पाओगे कि गांवों में ज़्यादातर जो झगड़े होते हैं जो कि बड़ा रूप ले लेते हैं वो किसकी वजह से, वो रिकॉर्ड की वजह से ही होता है कि भूमि के रिकॉर्ड हैं कि नहीं है। इसके साथ साथ लैंड टाइटलिंग का क्या बोला गया है। अब मान लीजिए ये दस्तावेज बना रहा है, तो ये दस्तावेज या तो इसके पास क्या होगा, इसके पास अगर अधिकारी के पास पहले वाले दस्तावेज रखे हुए हैं तो उन्हीं के बेसिस पर ये बनाएगा। कुछ ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए कि कोई ट्राइब का एरिया है, तो उस एरिया में ज़रूरी नहीं है कि आपके पास दस्तावेज उपलब्ध हो। उस केस में तो लैंड रिकॉर्ड दस्तावेज होते ही नहीं है। तो उस केस में क्या होता है कि वो क्योंकि एक लैंड पर रह रहे हैं तो वहाँ वो एक चीज़ के सहारे चलते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, ओरल एविडेंस, कि वाक्य वाचन के आधार पर कोई प्रूफ अगर वो दे रहे हैं तो वो। सो उस केस में क्या तरीका निकाला गया है, उस केस में तरीका निकाला गया है कि अगर किसी पर्सन के पास कोई लैंड का अधिकार है और वो अधिकार उसके पास 3 सालों से लगातार है और 3 सालों से वही उसको यूज़ कर रहा है, लगातार 3 साल की अवधि से, तो उस पर्सन को क्या किया जा सकता है, लैंड का राइट दिया जा सकता है, अधिकार जो है दिया जा सकता है। अब इसमें ये बोला जाएगा कि ये जो 3 सालों की अवधि दी गई है, इस 3 सालों की अवधि को स्वामित्व का निर्णायक प्रमाण माना जाएगा। ठीक है, मालिकाना अधिकार जो है वो माना जाएगा। अब अगर ऐसा नहीं है कि मैंने 3 साल रखी और आज इस लैंड को, इस भूमि को चेक करने के लिए तीसरा साल ख़त्म होने वाला था, तो इसीलिए आपने कैसे भी करके मेरे से हड़प ली और फिर आप इसको यहाँ पर जो है अपना नाम करवा सकते हो, ऐसा नहीं है। ऐसा पर्सन जिसके पास पिछले 3 सालों से वो थी, उसे वो अधिकार में थी, उसको वो यूज़ कर रहा था, उसके लिए ये किया जा सकता है, वर्तमान में भी है। ठीक है, और हाँ जी, शीर्षक मतलब कि किसके नाम पर है, क्यों, क्योंकि पता नहीं होता है ना कि कौन सी लैंड किसके नाम पर है, किसी और के नाम पे होती है, कोई और यूज़ कर रहा होता है, कोई आगे ट्रांसफ़र कर देता है, तो वो सब चीज़ें होंगी। इससे फ़ायदा भी मिल सकता है, इससे नुकसान भी हो सकता है। ओके, संकेत बोल रहे हैं कि क्या ये स्वामित्व का पार्ट होगा। स्वामित्व स्कीम आई थी जिसमें क्या कर रहे थे, लैंड रिकॉर्ड बना रहे थे, कहाँ, रूरल एरियाज़ का, विलेजेस का। अब ये उसमें हेल्प करेगी, ना कि ये उसका कोई सब्स्टिट्यूट है या उसकी जगह पर है, ये उसकी जगह पर नहीं है, ये जस्ट उसको हेल्प करेगी। क्यों, क्योंकि ये जो शीर्षक पंजीकरण अधिकारी है जिसको हम बोलते हैं क्या, लैंड टाइटलिंग टाइटल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ये उसमें भी हेल्प कर सकता है स्वामित्व में। ठीक है, ओके, एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम, सो ये भी क्या है, अधिनियम है। ये अधिनियम 2001 में ये जो अधिनियम है ये क्या करेगा, 2001 का जो एक्ट था उसको अब ये उसमें संशोधन करेगा और उसकी जगह ये ले लेगा। पहले हमारा चलता था ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001, अब हमारा होगा क्या, 2022। ऊर्जा खपत को विनियमित करने और ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ये एक ढांचा बनाने की कोशिश करेगा। 2001 अधिनियम जो है ये किससे संबंधित है, ये ऊर्जा बचत से संबंधित है।
संशोधन करके हम क्या लेकर आए हैं? संशोधन करके हमने लाया है कि हम इसमें सिर्फ ऊर्जा बचत ही नहीं, इसमें हम पर्यावरण को बचाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हम जो है क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो और हम जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा जो है वो खपत को भी कम से कम करें, ताकि हमारा जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है वो और हमारा जो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है वो जो है कम हो जाए। तो पहले 2001 में उसका क्षेत्र जो था एक्ट का वो कम था, 2022 में उसको बढ़ा दिया गया। तो हमने क्या क्या उसमें ऐड किया है? पर्यावरण को बचाना, जलवायु परिवर्तन से निपटना, जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा खपत और कार्बन उत्सर्जन को कम करना। सो ये हमने किया है। अब आ जाता है क्या, इस विधेयक के मुख्य प्रावधान क्या है? विधेयक के मुख्य प्रावधान ये है कि जब भी आप किसी भी तरीके का मीन्स कि जब भी आप किसी भी तरीके का उत्पादन कर रहे हैं या आप किसी भी ट्रांसपोर्ट या अन्य सेक्टर में हैं, तो आपको क्या करना है, आपको जो ऊर्जा खपत है उसको कम से कम करना है, और यदि आप कर भी रहे हैं तो वो निर्धारित मानकों और मानदंडों के हिसाब से होनी चाहिए। इसमें क्या रहने वाला है? इसमें ये रहने वाला है कि आप उद्योग और परिवहन क्षेत्रों, वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा, तो आपको ये करना है कि आपका ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय साधनों के स्वच्छ नवीकरणीय जो है कि उसके आधार पर हो। तो उसमें जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था एथेनॉल, एथेनॉल 3 तरीके से बनाया जाता है। 1G किससे बनता है? हाँ जी, ऑनलाइन में बताएंगे। ऑनलाइन के लिए रुक जाते हैं। ये बनता है फूड प्रोडक्ट से। अब ज़रूरी नहीं है शुगर केन से बनाएं, स्टार्च से भी बना सकते हो, परंतु उन्हीं से जो जिनको आप खाते हो, फूड प्रोडक्ट। हाँ जी, ऑनलाइन में बिल्कुल चुप, कुछ नहीं बताना है। दूसरा बनता है बगासे एंड मोलासिस से। देखो, बगासे बोलते हैं किसको? बगासे बोलते हैं जो हमारा शुगर केन होता है उसका जूस निकाल देते हैं, तो जो वाइट वाइट फाइबर पीछे बच जाता है उसको बोलते हैं बगासे, वेस्ट होता है वो। एंड मोलासिस क्या होता है? ये ब्लैक कलर का होता है। जब हम शुगर केन से शुगर बना रहे होते हैं तो आपने वो संयंत्र देखे होंगे जहाँ पर हम बनाते हैं, तो वो संयंत्र में जहाँ बनाया जाता है वहाँ वेस्ट बच जाता है, ठीक है, अधिक मात्रा में बचता है, तो उससे भी आप जो है ये एथेनॉल बना सकते हो। हाँ जी, वही वही बगासे एंड मोलासिस। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ऑनलाइन बच्चे सो रहे हैं, देखो ऑफलाइन में, हाँ बिल्कुल सो रहे हैं ऑनलाइन में। एक सिंगल का भी आंसर नहीं आया। इससे पहले संकेत बोल तो रहे थे, अब संकेत ने भी संकेत देने बंद कर दिए हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाता है क्या? 3G। तो 3G आपका एल्गई, ठीक है, 3G आपका बनता है एल्गई से। हाँ जी, बिल्कुल। आप अलगई समझ गए? बस, ठीक है, अलगई। हरियाणा भाषा नहीं है अलगई, हिंदी। अच्छा, ओके। ठीक है, ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। ओके ओके। तो अब विधेयक के मुख्य प्रावधान, पहला तो हमें एथेनॉल का बनाना है और इस तरीके से उनका यूज़ करना है। दूसरा, हमें जो राज्य के विद्युत नियामक आयोग हैं उनको हमें सशक्त बनाना है। BEE की गवर्निंग काउंसिल का हमें विस्तार करना है। ये क्या है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एजेंसी, नहीं सॉरी, एफिशिएंसी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी।
हमें राज्य सरकार के ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण के कुशल उपयोगों को बढ़ावा देना है। राज्य ऊर्जा संरक्षण कोष को हमें गठन करना है। ब्यूरो से हमें मिलते जुलते जो भ्रामक नाम के उपयोग अगर कोई करता है तो हमें उस पर रोक लगानी है। ये जो है हम काम करने वाले हैं। हो गया? चलिए अगला आता है आपका विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम। सो ये भी क्या है? आपका एक्ट है। पहली बार 19 हाँ जी ये हो गया, अभी तो हुआ। ओके सो हमने जस्ट क्या किया है कि जो भी आयोग हैं, जो भी समितियां हैं, जो भी काम कर रहे हैं इससे रिलेटेड, उनका विस्तार करना है, उनको पावर देनी है, उनके कार्यकाल को बढ़ाना है, उनके कार्य को पीछे से हम पावर दे रहे हैं। ये काम हमने किया है। ठीक है, अगला आ जाता है क्या? विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम। पहली बार 1976 में, फिर ये 2010 में संशोधित हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो भी हमें विदेशी दान मिलता है ना, सो विदेशी दान को हमें विनियमित करना है और यह सुनिश्चित करना है कि ऐसा योगदान हमारी आंतरिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव ना डाले। सो क्या होता है कि सबसे पहले अगर आपको काला धन को सफ़ेद धन बनाना है तो उसके लिए आप एक ही मतलब कि अगर आपका विदेशों में धन है या आपको यहाँ से विदेशों में भेजना है या जिस भी तरीके से करना है, तो वो एक ही तरीके से होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? एनजीओज। ठीक है, एनजीओज। अब एनजीओज का मतलब क्या होता है? एनजीओ जो है, आपने इधर उधर भी अपने यहाँ कितने एनजीओ देखे होंगे, तो एनजीओ का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, मतलब उनका वित्त का, उनकी आय का कोई उनके पास स्रोत नहीं होता है। तो वो काम कैसे करते हैं? तो वो काम करते हैं किसी के दान, फंडिंग के थ्रू। तो अब वो फंडिंग कहीं से भी आ सकती है। तो अगर उन्हें वो फंडिंग मिल रही है कहाँ से? फॉरेन, किसी दूसरे देश से, तो उन्हें क्या करना होगा? उन्हें हमारे अंडर रजिस्टर करवाना होगा। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है? ये दी गई है नीति आयोग को, कि नीति आयोग ही किसी अगर एनजीओ को रजिस्ट्रेशन आपको करना है, किसी एनजीओ को आपको हेल्प करनी है, तो वो कौन करके देगा? वो करके देगा नीति आयोग। सो ये काम किनका होता है? नीति आयोग का। कहाँ पर? ये FCRA, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यही तो, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अब हमें वो उनका नाम ओपन नहीं करेंगे, परंतु नीति आयोग को करना पड़ेगा। और अब तो एनजीओ की इनकम और उनके खर्चे के ऊपर भी नज़र रखी जाती है। और आप पाओगे कि अगर मैं खुद बताऊं ना कि मैं सरकार में से, सारी संस्थाओं में से कौन सी ऐसी संस्था है जिसकी कि मैं प्रशंसा ही करती हूँ, जिसके लिए मेरे पास कोई पॉइंट ही नहीं है बुराई करने को, वो है नीति आयोग। नीति आयोग इतने अच्छे से काम कर रहा है कि नीति आयोग ने कोई भी अगर बाहर से कोई भी इंस्टीट्यूट कोई भी रिपोर्ट निकालता है, रिपोर्ट जैसे कि डेमोक्रेसी जो है आपके यहाँ खतरे में है, आपके यहाँ महिलाओं को आज़ादी नहीं है, या गरीबी की क्या रेखा है, गरीबी के कितना % जो है गरीबी में है, इस तरीके की क्या आपको जो है सुविधाएं सरकार से मिल जाती है क्या, ये सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों की जहाँ बात की जाती है तो उसके आधार पर ये बोला जाता है कि नीति आयोग को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि अगर कोई भी बाहर से कोई रिपोर्ट निकाल कर देता है तो उस रिपोर्ट को आप बताओगे कि वो सही उन्होंने निकाल के दिया कि उन्होंने हमारे साथ भेदभाव करके जान के नीचे के नंबर दिए हैं। सो नीति आयोग ये काम कर रहा है और नीति आयोग बिना डरे इतने अच्छे से काम कर रहा है। नीति आयोग ने पिछली काफ़ी सारी रिपोर्ट का उल्लंघन किया और बोला कि इनका जो मापने का मानक है,
जो इसका स्टैंडर्ड है वो गलत है, वो भारत के अनुकूल नहीं प्रतिकूल है और वो हमारे साथ भेदभाव भरी निगाहों से देख रहा है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा, नीति आयोग को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि कोई भी विदेशी दान आता है तो उनको देखना है। अब आप पाओगे कि नीति आयोग के ऐसा कार्य करने के बाद कितने ही विदेशी एनजीओज की संस्थाएं बंद हो गई। क्यों? क्योंकि वो संस्थाएं क्या कर रही थी, भारत में या तो उपद्रव मचवा रही थी या तो उसके साथ साथ वो क्या कर रही थी, एजेंडा को बढ़ावा दे रही थी। हाँ जी, तो इस वजह से जो है उनको बंद करवा दिया गया है। और ये किन्होंने एक्टिवली काम किया है? नीति आयोग ने। नीति आयोग अगर होता तो वो पैसे खा के चुप भी रह सकता था। मान लो कि विदेशों से मुझे मिले 2000 करोड़, मैंने बोल दिया 500 करोड़ आपके, बाकी के हमारे 1500 करोड़। नीति आयोग ने बोला नहीं, 500 में तो मेरा मुंह नहीं बंद होगा, 1000 करो तो 1000 में बंद होता। कर सकती थी, परंतु नीति आयोग ने ये काम नहीं किया। ठीक है, सो इस वजह से आप नीति आयोग के बारे में ये बोल सकते हो। नेक्स्ट, आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम, जिसको हम बोलते हैं क्या, CPA 2022। अब इस अधिनियम ने जो 1920 का जो अधिनियम था इससे पहले का, उसको निरस्त कर दिया है और इस अधिनियम में हमने काफ़ी सारी चीज़ों को ऐड किया है। सबसे पहले माप के दायरे और दायरे का विस्तार जो है ये करता है। अब क्या होगा कि उंगलियों के निशान, फोटोग्राफ, पैरों के निशान के अलावा आप जो है उनके जैविक नमूने भी ले सकते हो। जैसे कि हमने कल भी बात किया था कि क्या क्या जैविक नमूने हो सकते हैं, जो नाखून हो सकते हैं, बाल हो सकते हैं, ब्लड जो है सैंपल हो सकता है, लार हो सकती है, तो ये सब जो है सब हो सकते हैं। तो इनमें अब इससे क्या होगा, इससे DNA जो है हमें मजबूती तौर पर जो है पता चल जाएगा। इसके साथ साथ डेटा जो है वो हम कैसे इकट्ठा करेंगे, देखो कहाँ और किससे इकट्ठा करेंगे, ये पॉइंट पर हम यहाँ पहुँचने वाले हैं। गिरफ्तार या दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति से, लेकिन महिला या बच्चे के खिलाफ अपराध हो और 7 साल से अधिक की सजा वाले अपराध के आरोपी व्यक्ति के जैविक नमूने हम ले सकते हैं। 7 साल उसे हो गया हो या तो उसने किसी महिला या बच्चे के खिलाफ कोई अपराध किया हो, तो उसके जैविक नमूने हम आराम से ले सकते हैं। यही वाला, ये सेम नहीं हुआ था। अच्छा, वो तो अलग है, वो अलग है कि कैसे आप नमूने को रख सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पर है कौन सा एक्ट है और एक्ट में क्या क्या बोला गया है। एक्ट में तो यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी होगा या हेड कांस्टेबल होगा या उससे ऊपर का रैंक का, तो उसके ऊपर ये उत्तरदायित्व होगा कि उसे क्या करना है, ये एकत्रित करना है और एकत्रित करके मैजिस्ट्रेट तक पहुंचाना है। ठीक है, अब अधिनियम संग्रह की तारीख से 75 वर्षों के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हम इसको एकत्रित कर सकते हैं, एकत्रित करके इसको रख सकते हैं। और यहाँ क्या होगा कि उन व्यक्तियों के मामलों में रिकॉर्ड को नष्ट भी किया जा सकता है जिन्हें पहले तो दोषी ठहरा दिया गया था और उसके बाद अब उनका मुकदमा जो है उससे वो रिहा हो गए हैं। तो रिहा होने के बाद जो है किया जा सकता है, अगर सभी अदालतें उन्हें बरी कर देती है तो जो है ये किया जा सकता है। हाँ जी, पहले जिन्हें दोषी नहीं ठहराया गया था, उस पहले जिन्हें इसमें मतलब जो ट्रांसलेशन है थोड़ा कुछ वो है, तो मीन्स देखिए, अब किसी पर्सन को दोषी ठहराया, तभी उसके ऊपर केस चल रहा है, केस में वो रिहा हो गया है। ठीक है, सो रिहा होने के बाद हम उसके जो हमने उसका डेटा बनाया हुआ था उसको हम नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको नष्ट कर सकते हैं। अगला देख लीजिए, स्टैटिक सिलेबस से आपको क्या क्या करना है। CAG, भारत का चुनाव आयोग, पहला संशोधन अधिनियम, समान नागरिक संहिता, निवारक हिरासत, अनुच्छेद 343, नालसा, पैसा एक्ट, उपाध्यक्ष लाभ, ये यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट है। हाँ जी, क्या क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, एंड लाभ का पद और CVC, और इसके साथ ही आपको ऐड इसमें कर लेना है क्या, सुप्रीम कोर्ट। इसके साथ ही आपका पॉलिटी का करंट अफेयर होता है कंप्लीट।
सिर्फ आर्ट एंड कल्चर का नहीं, साइंस का भी मिलेगा। साइंस के 2 मिलेंगे, एक आर्ट एंड कल्चर का मिलेगा। ठीक है, वो आप ले आइए। मैं अभी यहाँ ओपन कर लेती हूँ। इतना सब्जेक्ट है, अब मेरा 3 बजे तक भी कंप्लीट नहीं हुआ है, रिवाइज प्रॉपर नहीं होता। मेरा नहीं सही हो रहा है। नहीं, मुझे पता है, मैं समझ रही हूँ। 250 250 मुझे बता। हेलो, देखना सकता हूँ आप घर कौन से बात बात हो रहा दीदी से। ठीक है, जाओ बात हो। मेरे कजन आई है ना यहाँ पे, अच्छा अच्छा। तो वो वही उनको देखना पड़ेगा, वही कजन ले जाइए देखने के लिए कैसा हाईएस्ट कहा हुआ है। चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। पढ़ना तो जरूरी है कि नहीं, ये बता दीजिए। हाँ, इसको पढ़ना जरूरी है। आर्ट एंड कल्चर। नहीं, ये जो 5 वर्षीय लिखना है हाँ जी, इसको नकार तो नहीं जाएगा, नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि यूपीएससी कब मन बदल जाए। और आप देखना 2019 में भी किस तरीके का क्वेश्चन पूछा है। एक क्लास में फिर रोना पड़ेगा दोबारा। हाँ, और वो सब खुद के नहीं सवाल पड़ेगा तो रोना ही हाँ, पड़ेगा। नहीं नहीं, एक बार आप आंखों के सामने से निकाल देना। जो भी आपको डेटा दिया वो कुछ भी नहीं करना, आपको तो पढ़ना ही है। जब खुद से बनाने पड़े नोट्स फिर ज़्यादा दिक्कत आती है। अभी आया नहीं है, चलिए मुझे तो स्टार्ट करवाना पड़ेगा। हाँ, तो आप जो एक्स्ट्रा का होगा ना वो ऐसे पॉइंट डाल के लिखते चले जाना अपने पेज पे, बाद में उसमें डाल लेना। ठीक है, चलिए। सो कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये इसमें हम सबसे पहला करने वाले हैं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, कि कौन कौन महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वाले रहे हैं। सो उसमें हमारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहेगी। फर्स्ट जो हमारे पर्सन है ये है जेसी बोस। ठीक है, आचार्य जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस। अब हाल ही में ये खबरों में रहे हैं। खबरों में क्यों रहे हैं? क्योंकि इनकी 164वीं जयंती थी। अब इस जयंती का आयोजन किन्होंने किया? सीधी सी बात है, ये हमारे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रहे हैं। और इनका जो जयंती होगा उसको कौन मनाएगा? संस्कृति मंत्रालय। और संस्कृति मंत्रालय ने सिर्फ अपना ही नहीं, बाकी सबको भी दिखाना चाहते हैं। अभी मान लो घर घर में हम फंक्शन कर लेते हैं, क्या अच्छा लगता है। ज़्यादा तो हमारा क्या होता है, हम बाहर भी सबको दिखाएं, बाहर भी बुलाएं, सबको करें। तो उसके लिए जो है ये बोला जाता है। तो ये किसने आयोजन किया है? संस्कृति मंत्रालय ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था ताकि सबको पता चले। उसके बाद इनका हम व्यक्तिगत विवरण देखते हैं। सो व्यक्तिगत विवरण के आधार पर इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें भारतीय भौतिकी विज्ञानी और प्लांट फिजियोलॉजिस्ट जो है इनको बोला जाता है। मीन्स कि ये प्लांट, जो हमारे प्लांट से रिलेटेड एंड यहाँ हमारे भौतिकी विज्ञान से रिलेटेड जो है इनको बोला जाता है। अब वो क्या है? 1917 में बोस ने उन्होंने अपने नाम से बोस संस्थान खोला था, जो कि एशिया का पहला आधुनिक अनुसंधान केंद्र था। उसके बाद 1904 में अमेरिकी पेटेंट से सम्मानित होने वाले ये पहले एशियाई पर्सन रहे हैं। 2020 में श्रीनिवास रामानुजन के साथ रॉयल सोसाइटी के सदस्य बनने वाले भी ये पहले एशियाई रहे हैं। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने मिलीमीटर तरंगों पर शोध में ये अग्रणी रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने दुनिया का पहला, इसको बोलते हैं हम स्पार्क ट्रांसमीटर, एंड इसके साथ साथ हम बोलते हैं स्पाइरल कोहरर। एक स्पार्क ट्रांसमीटर और स्पाइरल कोहरर जो है इन्होंने एस्टेब्लिश किया है।
ये जो स्पार्क ट्रांसमीटर है ये क्या करता है? ट्रांसमीटर का मतलब होता है जो कुछ ट्रांसफर करे, ठीक है। सो ये हस्तांतरण, स्थानांतरण या हस्तांतरण करे। वो क्या करता है? वो रेडियो वेव्स का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। रेडियो जो तरंगे होती हैं वो ये इलेक्ट्रिक स्पार्क की सहायता से, मतलब कि जो विद्युत चिंगारी जो है, विद्युत चिंगारी की सहायता से रेडियो वेव जनरेट करता है, रेडियो वेव जनरेट करता है। कोहरर, COHERER। हाँ अभी बताऊंगी, पहले आप ये लिख लीजिए ट्रांसमीटर। मतलब इन्होंने दो चीज़ें बनाई थी, एक इन्होंने बनाया था चिंगारी ट्रांसमीटर, दूसरा इन्होंने बनाया था स्पाइरल कोहरर। अब ये स्पार्क ट्रांसमीटर या इलेक्ट्रिक स्पार्क क्या है? ये वो है जो कि रेडियो वेव्स को जनरेट करता है, किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिक स्पार्क की हेल्प से। ये कौन करता है? ये करता है ट्रांसमीटर। अब ये कोहरर क्या होता है? कोहरर वो होता है जो कि रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करता है, जो कि रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करता है, मतलब चेक करता है कि क्या यहाँ पर रेडियो वेव्स है या नहीं। वो चेक करता है कि क्या यहाँ पर रेडियो वेव्स है या नहीं। ठीक है, इसके थ्रू ये चेक किया जाता है। इसके साथ ही जेसी बोस को बंगाली में पहला विज्ञान कथा लेखक भी माना जाता है और उन्होंने निरुदेशर कहानी को मतलब लिखा भी है, तो वो उसके लेखक भी रहे हैं। ठीक है, सो ये आपको याद करना पड़ेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा स्पार्क ट्रांसमीटर और स्पाइरल कोहरर क्या होता है। कोहरर का मतलब होता है जो चेक करेगा, ठीक है, जो डिटेक्ट करेगा रेडियो वेव्स को। ट्रांसमीटर जो कि रेडियो वेव्स जनरेट करेगा, किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिक स्पार्क की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पाणिनि। पाणिनि को देख लीजिए, इनके साथ अब ये कौन है और ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे ये कौन है और ये क्या कर रहे हैं। पाणिनि की बात की जाए तो ईसा पूर्व चौथी सदी में ये रहे हैं। निवास स्थान सलतूरा गांधार में था। ये तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय से संबंधित रहे हैं। पाणिनि का व्याकरण, पाणिनि की ग्रामर जो कि संस्कृत भाषा को स्थिर करती है, वो ग्रामर जो है इन्होंने दी थी। इसके साथ साथ इनका जो बनाया हुआ ग्रंथ है उसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में क्या है? अष्टाध्यायी में संस्कृत व्याकरण पर एक सूत्र शैली बनाई गई है जिसमें 4000 से भी अधिक व्याकरणिक नियम रखे हुए हैं, जिसकी हेल्प से हमें पता चल जाता है कि हमें लैंग्वेज किस तरीके से बोलनी चाहिए। अब हम तो कोई बोलते नहीं हैं अभी संस्कृत, परंतु संस्कृत में अगर आप पढ़िए, आपने किसी ने संस्कृत, ओके, संस्कृत ऐसे पढ़ा है कि किसके साथ क्या लगाना चाहिए। जैसे अहम के साथ क्या आएगा? अहम मतलब मैं तो होता है, उसके साथ क्या आएगा? ओके, अगर मुझे ये बताइए, मैं जाता हूँ मीन्स कि अहम के साथ मी लगेगा, गच्छामी। ठीक है, सो इस तरीके के रूल, तो वो रूल 4000 से भी अधिक रूल जो हैं वो कहाँ सम्मिलित हैं? 4000 से भी अधिक जो है व्याकरणिक नियम जो है वहाँ पर आधारित है। अब ये खबरों में क्यों रहे? 4000 से अधिक व्याकरणिक नियम है। क्यों? क्योंकि ये ग्रामर है, ग्रामर का बुक है जिसमें सूत्र शैली रखी गई है कि क्या सूत्र होगा किसको बोलने का, करने का। श्लोक नहीं है ये। नहीं, वो मुझे आपने बहुत फास्ट बोला, मुझे समझ नहीं आया। गच्छामी तो समझ में आ गया था मुझे, हाँ मैंने पढ़ी हुई है। ठीक है, हाँ जी। अच्छा मुझे बताइए, अमरूद को क्या बोलते हैं?
दाड़ीमम, दाड़ीमम, अमरूद को बोलते हैं दाड़ीमम संस्कृत में, ठीक है। हाँ जी, सो नेक्स्ट, खबरों में ये क्यों रहे हैं, हाँ जी, चर्चा में ये क्यों रहे हैं। इनकी ग्रामर, अगर आपको नॉलेज हो तभी आप पढ़ पाओगे। अब मुझे इतनी बात बता दीजिए, अगर आपको इंग्लिश भाषा का ज्ञान नहीं है तो उसमें जो व्याकरण सम्मिलित है आपको उसका भी ज्ञान नहीं होगा। किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए पहले लैंग्वेज का आना ज़रूरी है, उसके बाद अब कितने ही पर्सन हैं जिनको कि जो इंग्लिश बोल भी देते हैं, लिख भी देते हैं, परंतु उनसे अगर पूछा जाए कि किसके साथ क्या लगाना है, जैसे कौन सी वर्ब होनी चाहिए, पैसिव कब होना चाहिए, टेंस में क्या रूल होगा, तो हाँ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ये किस तरीके से होता है, क्या करना चाहिए, वो नहीं पता होता है। इसी तरीके से उनके जो 4000 से अधिक व्याकरणिक नियम हैं वो सारे के सारे हमें ज्ञात नहीं हो पाए थे। क्यों? क्योंकि हम उसे पढ़ नहीं पा रहे, सोल्व नहीं कर पा रहे। तो ऋषि राज पोपट, ठीक है, पोपट था वैसे, सो ये है ऋषि राज पोपट। ये कहाँ, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं। और इन्होंने अपनी पीएचडी के दौरान क्या किया, इन्होंने व्याकरणिक समस्या का समाधान कर दिया। वो व्याकरणिक समस्या जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से जो संस्कृत के विद्वान जो हैं उनको परास्त किए जा रही थी, उन विद्वानों से भी नहीं हो रही थी, वो इन्होंने करके दे दी, ठीक है। सो इस वजह से ऋषि राज पोपट का जो है हेल्प मिला है। अब इन्होंने जो ये हमें हेल्प करके दी है, ये इनकी हेल्प जो है अब हम भाषा मशीन, जो कि लैंग्वेज मशीन बोला जाता है, उसके तौर पर यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट मानी जा रही है कि उन्होंने व्याकरण को जो है सही से उसका समाधान करके दे दिया है, जो लिखा हुआ था उसको बता दिया है कि क्या था, किस तरीके से था। तो ये लैंग्वेज मशीन में, भाषा मशीन में ये जो है हेल्प कर सकती है, ठीक है। क्या? हाँ, ओके, ठीक है। सो मैं नॉर्मली आपको बता देती हूँ कि जब हम पीएचडी करते हैं ना, तो पीएचडी करते हैं तो हमें हमारा सबसे पहले रिसर्च का टॉपिक बताना होता है। आपको पता भी होगा, रिसर्च का जो टॉपिक आपने बताया है उस टॉपिक के ऊपर आपकी जो है थीसिस लिखी जाएगी। जो आप जो है अपनी रिसर्च, आपने क्या किया, कहाँ से किया, किस तरीके से किया, वो पूरा का पूरा आप छपवाते हो, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है थीसिस। इसका मतलब कि जिस टॉपिक के ऊपर आप ये थीसिस लिखोगे, इसका मतलब ये है कि आपसे अधिक किसी और को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। मीन्स कि अगर हम बोलते हैं ना कि कोई बोलता है कि हम बोलते हैं कि क्यों तुमने क्या पीएचडी की हुई है, मतलब कि जिसको सबसे ज़्यादा ज्ञान किसी भी टॉपिक पर, तो इस वजह से अभी इनकी रिसर्च को ऑथेंटिकेट करना बाकी है। परंतु आप सही और गलत नहीं बोल सकते हो इनको। क्यों नहीं बोल सकते हो? आपको ये भी नहीं पता है सही कौन सी है और आपको ये भी नहीं पता है गलत कौन सी है। अब इन्होंने समाधान कर दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि हम कहीं तरीके के तो पहुँचे हैं। कोई और इनके बाद आएगा, वो भी कुछ और बता सकता है, फिर हम कंपैरिजन कर सकते हैं, फिर हम देख सकते हैं, तो वो जो है हमें हेल्प मिलेगी। हाँ जी, जो चर्चा में रह रहा है और जो अभी वर्तमान में मिल रहा है, तो दोनों इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों से पूछा जा सकता है। अगर उससे नहीं तो उसके नीचे जो है कुछ और लिखा हुआ होगा, उससे जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देख लीजिए, श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा। सो श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा का इनका जो है स्टैचू लगाया गया है। क्या है? ब्रोंज का स्टैचू है। कहाँ? बेंगलुरु में लगाया गया है। सो ये 16वीं सदी के विजयनगर साम्राज्य के मुखिया रहे हैं। दक्षिण कर्नाटका में वोकालिंगा समुदाय से ये संबंधित है। वोकालिंगा समुदाय से ये संबंधित है। उन्होंने सामाजिक सुधार किया था।
एंड उसके साथ साथ उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रथा थी जिसे हम बोलते थे बंदी देवारू। उसमें क्या किया जाता था, जो भी अविवाहित महिलाओं थी उनके बाएं हाथ की अंतिम 2 उंगलियों को काट दिया जाता था। सो उन्होंने इस प्रथा पर रोक लगवाई थी। क्या किया जाता था, अविवाहित महिलाओं के बाएं हाथ की अंतिम 2 उंगलियों को काट दिया जाता था। सो इन्होंने इस प्रथा को बंद करवाया था। सो इसलिए इस सम्मान में इनका पीएम मोदी जी ने बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इनका अनावरण किया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाता है क्या, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी और उनकी फेमस बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो ये क्या है, हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले भारतीय मूल के ये पहले व्यक्ति रहे थे। ब्रिटेन में संसद के लिए चुने जाने वाले भी ये पहले भारतीय रहे हैं। इन्होंने 2 चीज़ें के बारे में बताया है। पहला ड्रेन थ्योरी, दूसरा इन्होंने अपनी 1901 की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ड्रेन थ्योरी का जो है प्रसार किया। उनका मानना क्या था, उनका मानना ये था कि हमारे ही धन से रॉ मटेरियल खरीदते हैं और फिर फिनिश गुड बनवा कर हमें ही वापस बेचते हैं। सो ये क्या है, नेशनल इनकम। दादा भाई नौरोजी ही वो पर्सन है जिन्होंने सबसे सर्वप्रथम नेशनल इनकम को जो है, हाँ, राष्ट्रीय आय जो है उसको कैलकुलेट किया था। हाँ जी, ले लीजिए। हाँ जी रेनू, अभी आए हो आप? इससे पहले बिल्कुल चुप थे। हाँ जी, सो ये संपादक भी रहे हैं। इन्होंने रस्त गुफ्तार जो है, ये इनका एक जर्नल था जो इन्होंने बॉम्बे में 1951 में स्टार्ट किया था। कांग्रेस के अध्यक्ष ये बने हैं कब, 3 बार, 1886 में, 1893 में, 1906 में। इन्होंने लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना करी है। 2022 हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए दादा भाई नौरोजी के चुनाव की अभी 130वीं वर्षगांठ थी, इसीलिए ये जो है न्यूज़ में रहे हैं। अब आप सुन लीजिए, आपको क्या करना है। जितने भी आप अपने मॉडर्न इंडिया में क्या करके लेकर आओगे, जितने भी जर्नल हैं किन्होंने बनाए हैं, किन्होंने लिखे हैं, हाँ, वो लिस्ट पूरी आप करके लेके आएंगे। मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ। हाँ जी, अरे नहीं रेनू, ये तो मुझे पता है आप क्लास ले रहे हो, बट ये ऑफलाइन वाले बच्चे बोल रहे थे ना कि ऑनलाइन के मैम सो गए हैं। और आपने बोला भी नहीं कि नहीं हम नहीं सोए हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्या, जलालुद्दीन अकबर। जलालुद्दीन अकबर जो है, अकबर जिनको हम बोलते हैं, इन्होंने काफ़ी सारे काम करे थे। पहला काम क्या किया था, उन्होंने तीर्थयात्री कर को समाप्त कर दिया था। उसके बाद 1579 में अकबर ने धार्मिक कर जो है जजिया कर के रूप में जो पहचाना जाता था उसको बंद कर दिया था। फिर इन्होंने बोला कि एक ही धर्म होगा और उस एक धर्म को क्या बोला जाएगा, दीन इलाही। तो दीन इलाही का उन्होंने जो है शब्द दिया। इसके बाद मनसबदारी प्रणाली जो है वो इस मनसबदारी प्रणाली को लेकर आए। सो मनसब क्या होता था, मनसब एक रैंक होता था, एक पोजीशन होती थी जिसमें कि जो गवर्नमेंट ऑफ, हाँ, पद, जिसमें जो गवर्नमेंट मीन्स सरकार के जो ऑफिशियल्स होते थे, जो अधिकारी होते थे, उनको उनकी ड्यूटीज़ जो हैं वो अगर वो फुलफ़िल कर रहे हैं तो उनको सम्मान दिया जाता था। एंड इसके साथ साथ उनको सम्मान देने के साथ साथ उनको सैलरी मतलब कि आय भी जो है एक दी जाती थी। सो मनसब क्या होता था, एक रैंक होता था। तो वो मनसबदारी प्रणाली को 1571 के दौरान मुगल साम्राज्य में ये अकबर के द्वारा जो है ये
प्रशासनिक व्यवस्था शुरू की गई थी। अबू फजल जो कि उनके दरबार में थे और उनके नवरत्न में शामिल थे, अकबर के शासनकाल के दौरान ऐतिहासिक दस्तावेज अकबरनामा जो है उन्होंने लिखा है। उनके कोर्ट में ही हुआ करते थे और उनके 9 जो रत्न थे उनमें से ये एक शामिल थे। अब 1575 में उन्होंने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सिकरी में एक इबादत खाना, जिसको कि पूजा घर बोलते हैं, उसको भी निर्माण का आदेश दिया था। शेख मुबारक उनके धर्मगुरु रहे हैं। राजा टोडरमल की मदद से, टोडरमल जो है वो भी उनका क्या हेल्प करते थे, रेवेन्यू मीन्स कि जो उनको लैंड से रिलेटेड रेवेन्यू कलेक्शन करना होता था, जो ज़मींदारी सिस्टम था वो इस दौरान भी स्टार्ट हुआ था। तो वो अकबर ने भू राजस्व प्रशासन की जांच के लिए उनकी जो है सहायता ली थी। अब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो उनका भू राजस्व प्रणाली थी उसका पूरा एक अच्छा सा सिस्टम बनाया था। इस सिस्टम में उन्होंने 2 चीज़ें लाई थी, एक था जब्ती, दूसरा था बंदोबस्त। जब्ती और बंदोबस्त प्रणाली या दहसाला प्रणाली, ये 3 नाम लिए जाते थे। इसमें क्या किया जाता था, भूमि को 4 श्रेणियों में बांट दिया जाता था। 4 श्रेणियां लाइन से लिखी जाती थी। एक होता था पोलाज, पोलाज वो है जिसमें प्रतिवर्ष खेती की जाती है। उसके बाद परोती, परोती वो है जिसमें 2 वर्षों में एक बार की जाती है। नेक्स्ट जो है छाछर, चाचर नहीं है छाछर है ये, हाँ जी ठीक है, 3 या 4 वर्षों में एक बार किया जाता था। और फिर बंजर जो कि 5 या अधिक वर्षों में एक बार ही यूज़ की गई है, उस पर कोई आप कल्टीवेशन उत्पादन नहीं कर रहे हो, उसमें आप कृषि नहीं कर रहे हो। तो आप अभी आपने मनसबदारी एक देखा, मनसबदारी क्या होता है, रैंक। और अभी आपने देखा है जब्ती बंदोबस्त प्रणाली, ये क्या है, ये लैंड भू राजस्व से जो है ये संबंधित है। उसके साथ ही आपने दीन इलाही देखा, उसके साथ ही आपने इबादत खाना देखा, अकबरनामा, जजिया कर, और इसके साथ साथ आपने तीर्थयात्री कर जो है इसको भी देखा। ठीक है, हाँ जी। सो अब आपके 5 हो चुके हैं। आप ओके, ये थोड़ा छोटा हो गया है, थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। इसमें आप देखना, जस्ट देखना है कि जो मुगल एम्पायर है वो किस तरीके से फैला हुआ था। ठीक है, ये आपको जस्ट देखना। इसमें नहीं आ रहा है, अच्छा इसमें क्षेत्र ही नहीं आ रहा है, कौन सा कलर ही नहीं आ रहा है। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए। एक्सटेंट ऑफ मुगल इन 1530, ये वाला पोर्शन कि 1530 के दौरान यहाँ रहा था। फिर एक्सपेंशन ऑफ मुगल टू 1530 कि 1530 के बाद जो है उसका एक्सपेंशन यहाँ होना स्टार्ट हो गया। फिर 1770 में उसका एक्सपेंशन जो है यहाँ भी हो गया। और फिर मुगल जो है इनटू बाबर का अफगान किंगडम जो है, ये वाला जो है ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है वो। ठीक है, जैसे इतना देख लीजिए। हाँ जी, सो हाँ जी, हाँ, अरे रेनू मुझे पता है, मैं तो मजाक कर रही हूँ, जो ऑफलाइन वाले आपका लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, चलिए 5 अभी दिए मैंने, पढ़िए उनको, मैं पहले सुनूंगी, ये मुश्किल है, बहुत बहुत ध्यान से पढ़िए। मैं आपको दे रही हूँ 5 मिनट का समय, बहुत ध्यान से पढ़िए।
हाँ जी, पोपट। थर्टी मिनट्स मोर, 30 मिनट्स मोर, 30। यस। हाँ जी, हो गया। पूछूं? चलिए, हाँ जी, ऑनलाइन में बताना है, सुनाना है अच्छे से। याद नहीं रहता, दिख जाता है फिर। अच्छा, मुझे बता दीजिए, मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ और इसको ऐसे ही बंद करके रखना, बंद करके रख दो, आगे नहीं पीछे। हाँ जी, स्पाइरल कोहरर। हाँ जी, ये क्या होता है? ये किसने दिया था? जेसी बोस, वेरी गुड। हाँ जी, ऑनलाइन में देखिए, आंसर करिए। अरे, क्या करते हो आप? ऑनलाइन में आप बोला करो मुझे कि मैम स्क्रीन पे ऊपर नीचे करते रहो। इंग्लिश मीडियम में वो सब बोलते हैं कि मैम कर दो, ऊपर कर दो, तो मैं कर देती हूँ। इसीलिए आप वो मत किया करो। रेनू, आगे से आपको मुझे बोलना है कि मैम स्क्रीन पे शो कर दो और उस स्क्रीन पे से ही पढ़ो। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो 1 पॉइंट आपको मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप दोनों के बीच में कंपटीशन। मुझे ये बता दीजिए कि जो दादा भाई नौरोजी हैं, उनका जर्नल कौन सा है? जर्नल कौन सा है जो उन्होंने, एक जर्नल लिखा था ना उन्होंने? हाँ, जो इंग्लिश में जर्नल का नाम बता दीजिए। जब मैंने बोला था कि और कोई न्यूज़पेपर कुछ है तो वो भी आप बताएंगे। मतलब उसके अंदर वेरी गुड संकेत, वेरी गुड। उसके अंदर ये लिखा गया था कि हम लोग से बता दूं? रस्त गुफ्तार।
रस्त गोफ्तार, ठीक है। हाँ जी, चलिए अभी मुझे बता दीजिए कि नंदा प्रभु केम्पे गोवड़ा जो हैं वो कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? केम्पे गोवड़ा, वेरी गुड। और कहाँ है फिलहाल में? कौन सा कर्नाटका? दक्षिण कर्नाटका। वेरी गुड तनु, वेरी गुड पूजा। हाँ देव गलत हो गया आपका। वेरी गुड शुभम, वेरी गुड। हाँ अब अच्छा लग रहा है कि अब ऑनलाइन में आंसर कर रहे हैं, ठीक है। सो अब मुझे बता दीजिए कि कौन वो पर्सन था जिसके साथ मिलकर अकबर ने भू राजस्व प्रणाली बनाई थी? भू राजस्व प्रणाली बनाई थी। गलत। हाँ जी, वेरी गुड शुभम, वेरी गुड। अच्छा मुझे बता दीजिए अकबरनामा किसने लिखा था? वेरी गुड रेनू। हाँ टोडरमल था जिसने भू राजस्व प्रणाली बनवाई थी, एंड अबू फजल था जिसने कि उनके साथ अकबरनामा लिखवाई थी, मतलब उनके लिए अकबरनामा लिखी थी। भू राजस्व प्रणाली से संबंधित है। तो फिर मुझे बता दीजिए भू राजस्व प्रणाली के चार। ठीक है। 2 साल पर 2 या 3 साल पर चाचा। नहीं 2 साल पर ये होगा। अरे नहीं 2 साल पर ये होगा, हम बता रहा हूँ कि 2 साल पर छोड़िए, मैं तीसरा साल चाचा होगा। चलो ठीक है, तीसरा साल चाचर होगा। और चौथा या पांचवा साल पर बंजर होगा। लेकिन चार ही है, पाँच नहीं है, चार ही है। टोटल 4 ही है। हाँ लास्ट में बंजर होगा। ठीक है। तीसरा पहला होगा पोजर और दूसरा तीसरा होगा चाचा और दूसरा ओह माय गॉड नाम ही ना पारुति, पारुति। ठीक है। दूसरा होगा पारुति जो कि 2 साल में एक बारी, ठीक है। हाँ जी, सही से नहीं रट्टा लगाया। अच्छा मुझे बता दीजिए पाणिनि की ग्रामर व्याकरण उसका क्या नाम है जिसमें कि 4000 रूल रखे गए हैं? हाँ जी, नियम रखा गया है। वेरी गुड, अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी। अच्छा तो मुझे बता दीजिए कि जो जेसी बोस हैं उन्होंने उनको किनके साथ रॉयल सोसाइटी का ये मतलब पहले एशियाई रहे हैं जो कि रॉयल सोसाइटी का पार्ट रहे थे? वेरी गुड, ठीक है। सो श्रीनिवास रामानुजन के साथ जो है मिलकर इनको भी मिला था, ठीक है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपको। मुझे बता दीजिए केम्पे गोवड़ा ने कौन सी बुरी पद्धति का अंत करवाया था? जो केम्पे गोवड़ा थे ना, नंदा प्रभु केम्पे गौड़ा, उन्होंने कौन सी बुरी पद्धति का अंत करवाया था? वेरी गुड, बंदी देवारो। होता क्या था उसमें? अविवाहित महिलाओं। कौन सी? बाएं हाथ की लास्ट की दो उंगलियां जो हैं उनको काट दिया जाता था। हाँ जी, वेरी गुड। चलिए अब अगला हम देख लेते हैं। और अब से इंग्लिश मीडियम हिंदी ऑनलाइन वालों जिनको भी आप पढ़ना होगा, आप मुझे बोलोगे कि मैम स्क्रीन पर जो है उसको रख दीजिए, तो मैं ऊपर नीचे करती जाऊंगी, आप आराम से पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, सो नेक्स्ट आ जाता है क्या? आदि शंकराचार्य। सो देख लीजिए आदि शंकराचार्य, याद करिए कि इनका जो स्टैचू है वो कहाँ रखा गया है? केदारनाथ। ये पिक्चर ना पुराना है, टू बी इंस्टॉल नहीं है, इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है।
टू बी इंस्टॉल नहीं है, इंस्टॉल हो चुका है, इस टाइम पे वहाँ पे स्टैचू है। याद करिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी, उन्होंने इस स्टैचू को अनवील किया था और उसके बाद उन्होंने वहाँ बैठकर ध्यान भी किया था, मेडिटेशन भी करी थी, ये सब चीज़ें जो है उन्होंने प्रमोट करी थी। अब देख लीजिए है क्या। इनका जन्म पेरियार नदी के तट पर कालाडी गांव में हुआ था। ठीक है, पेरियार नदी के तट पर कालागाड़ी गांव में हुआ था। ये विद्वान गोविंदाचार्य के शिष्य रहे हैं और इनके 4 मुख्य शिष्य रहे हैं। ठीक है, सो आप देख लीजिए, पहले ये विद्वान गोविंदाचार्य के शिष्य रहे हैं और इनके 4 मुख्य शिष्य रहे हैं। वो कौन कौन है? पद्मपाद, टोकाचार्य, हस्तमलका एंड सुरेश्वर। अब सवाल ये उठता है कि आपको किस तरीके से करना है। अब आपकी मैं एक हेल्प कर देती हूँ, हेल्प तो क्या ही करूँगी, मैं जस्ट एक गाइडेंस ही दे रही हूँ आपको कि जो भक्ति आंदोलन है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। भक्ति आंदोलन, अब भक्ति आंदोलन ऐसे तो याद होता नहीं, परंतु वो डायरेक्टली नहीं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से आपको हेल्प करेगा पेपर में। कैसे? एक पेज लो और उस पेज में टाइम पीरियड लिख दो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सेंचुरी। ठीक है, ऐसे करके लिख दो। फिर वहाँ पर नाम आने वाले प्रत्येक को लिखो कि 6 सेंचुरी में कौन रहा था, 7th में कौन रहा था। इससे ये हो जाता है कौन किसके समय में या किसके आसपास रहा था। उससे आपने देखा होगा कि पहले भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, है ना, तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। अब जब भी आप अपना कला और संस्कृति को रिवाइज करोगे, आर्ट एंड कल्चर को रिवाइज करोगे, उस टाइम पीरियड में आप ये लिस्ट बनाते चलोगे। अभी आज नहीं जाके बनाना, पर अपनी बुक पे उस पे नोट्स पे लिख देना कि मुझे ये लिस्ट बनानी है कौन से चैप्टर में, भक्ति आंदोलन में। जब पढ़ोगे तब लिस्ट बनाना और तब जो है ये आपको हेल्प करेगा। हाँ जी, कौन कौन से रहे हैं भक्ति आंदोलन में। अब उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने अब क्या बोला जाता है कि उन्होंने अद्वैत का सिद्धांत दिया था। अद्वैत का सिद्धांत मतलब क्या कि केवल एक ही भगवान है, एक ही गॉड है, एक ही पावर है। और उनके लिए जो उनकी पावर थी वो क्या थी? भगवान शिव। ठीक है, सो वो डिवोटी थे, भगवान शिव के पूजक थे। और इसीलिए उनका कहना क्या था कि अद्वैत मतलब कि एक ही जो है वो गॉड होता है, एक ही पावर है, ये पूरा संसार एक ही अणु से बना हुआ है। परंतु उनका जो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बोला कि मैं तो एक को मानता हूँ, मैंने तो एक का सिद्धांत दिया, परंतु अगर आप समाज में जाओगे तो समाज में जाने के बाद आपको देखने को मिलेंगे 5 मुख्य जो है सेक्ट। वो कौन कौन से हैं? विष्णु, शिव, शक्ति, मुरुक्का, गणेश, सॉरी 5 नहीं है 6 हैं, मुरुक्कू, गणेश और सूर्य। मुरुक्को जो है ये कार्तिकेय हैं, जो कि साउथ में जिनकी पूजा की जाती है। अब इनका साहित्यिक कार्य भी रहा है। ब्रह्मसूत्र जो है ये उनकी समीक्षा की उन्होंने, और इन्होंने ब्रह्मसूत्र भाष्य जो है वो दिया, जो कि ब्रह्मसूत्र भाष्य के नाम से जाना जाता है। और ये ब्रह्मसूत्र जो है ये सबसे पुरानी जीवंत एक भाष्य है। इसके साथ साथ ही उन्होंने कुछ भजन भी लिखे हैं, सौंदर्य लहरी, शिवानंद लहरी एंड निर्वाण सतकम। ठीक है, ये उन्होंने भजन लिखे हैं। इनकी कुछ पुस्तकें का नाम है, अब आप देखिए, चाहे आप कुछ करें ना करें, इसके ऊपर स्टार लगा लीजिए, आदि शंकराचार्य के ऊपर। इसको अच्छे से रट के जाना है, क्योंकि ऐसे अजीब नाम वाले ऐसे मुश्किल जो है वो यूपीएससी 100% देता है। तो मैं क्लेम तो नहीं कर रही हूँ, बट मैं ये एक्सपेक्टेशन कर रही हूँ कि हाँ यूपीएससी है, ये कर सकता है। अगला आता है क्या, उनकी पुस्तकें, विवेक चूड़ामणि, आत्मबोध, वाक्यवृत्ति एंड उपदेश सहस्त्री जो है ये उन्होंने दिया है। आश्रमों की स्थापना, उन्होंने भारत के 4 कोनों में 4 आश्रम जो है वो स्थापित किए हैं। कौन कौन से? बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ, पुरी में गोवर्धन मठ, श्रृंगेरी में श्रृंगेरी मठ एंड द्वारका में शारदा मठ जो है उन्होंने स्थापित किया है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने बद्री और केदार धामों में अनुष्ठान प्रथाओं की भी स्थापना करी है, कि किस तरीके से आपको जो है कौन कौन से अनुष्ठान करने चाहिए, कब क्या किस तरीके से करना चाहिए, उसकी उन्होंने हेल्प की है।
इसके साथ साथ आदि शंकराचार्य को आमतौर पर 10 उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र और गीता पर भाष्य, विवेक चूड़ामणि, मनीष पंचकम, काव्यात्मक और सौंदर्य लहरी कार्यों के साथ भी पहचाना जाता है। एक एक वर्ड को अच्छे से रट्टा आपने लगा लेना है, क्योंकि ये कुछ भी पूछा जा सकता है। मनीष पंचकम पूछ सकते हैं, कहीं भी आ सकता है कि आप जो है मार्क कर लीजिए, आप मैच कर लीजिए, कुछ भी कर दीजिए। नेक्स्ट आता है कि उनके रचित ग्रंथ, उन्होंने शंकर स्मृति जैसे ग्रंथों की भी रचना करी है, जो नंबूद्री ब्राह्मणों के सामाजिक वर्चस्व को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। अब जो केरला है वहाँ पर दो कम्युनिटी पाई जाती है, एक होती है नायर, दूसरी होती है नंबूद्री ब्राह्मण। नंबूद्री ब्राह्मण क्या है, वो है अपर कास्ट, नायर क्या है, वो है लोअर कास्ट। सो नंबूद्री ब्राह्मण एंड नायर, नायर है लोअर कास्ट। केरला, केरला नंबूद्री ब्राह्मण, ये अपर कास्ट है, नायर कम्युनिटी। नहीं, ये मैं वैसे बता रही हूँ आपको जनरल नॉलेज के लिए, कॉमन सेंस के लिए, तो ताकि आपको ये पता चले कि क्यों उनको अपना सामाजिक वर्चस्व बनाना है, क्यों वो अपना वर्चस्व शो करना चाहते हैं। ठीक है, ये इसके ऊपर हम बात करेंगे। बाद के कई व्याख्याकारों ने शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्धा जो है वो भी कहा है। इसके लिए क्या वर्ड बोला जाता है, दैट ये शंकराचार्य है, शंकराचार्य के लिए प्रच्छन्न बुद्धा, भेष में बुद्धा जो है, ये वर्ड भी यूज किया जाता है कि बुद्धा के भेष में नहीं, शंकराचार्य के भेष में बुद्धा आए हैं। ठीक है, ये भी उनको बोला जाता है। अब मैं पहले आपको, अभी स्क्रीन पर मैं इसको रख रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन में सभी अब एक एक वर्ड करके इसको पढ़ेंगे, ऑफलाइन में भी आप सभी पढ़ोगे। अभी मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, अच्छे से इसको आंखों के सामने से निकालो। कुछ समझ ना आए तो आप पूछो। केदारनाथ, हाँ जी। ये गोविंदाचार्य के शिष्य रहे हैं। आदि शंकराचार्य गोविंदाचार्य के शिष्य रहे हैं। गोविंदाचार्य इनके सर थे और शंकराचार्य इनके गोविंदाचार्य के नीचे रह के सीखा है। फिर शंकराचार्य ने बाकी 4 को सिखाया है, वो है पद्मपद्दा, तोकाचर्या, हस्तमल्लका एंड सुरेश्वरा। हाँ जी, आदि शंकराचार्य के शिष्य हैं, 4 शिष्य हैं। हाँ जी, पढ़ लिया।
वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, हाँ जी, कि उनका एक वर्चस्व है और उनको भी बढ़ाने के लिए हम इसकी बात कर रहे हैं। हो गया? इसके ऊपर स्टार लगा लीजिए। इसका एक एक वर्ड आपको याद होना चाहिए। मतलब अरे चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पिंगली वेंकैया, देख लीजिए इनका फोटो, ये है पिंगली वेंकैया। इनका क्या योगदान रहा है? इनका जन्म हुआ था 2 अगस्त 1876 में। ये भाटला पेनुमारू मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये जो है लास्ट में तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो तो रहेगा ही। अभी के लिए इनका कंट्रीब्यूशन देख लीजिए। एंग्लो बोर वॉर हुआ था, उस वॉर में जो वेंकैया जी हैं उन्होंने ब्रिटिश सेना के एक सैनिक के रूप में सेवा दी थी। क्यों? क्योंकि आपको पता है उस समय जो है जो इंडियंस थे वो ब्रिटिश के रूल के अंडर थे, तो इस वजह से कोई भी युद्ध होता था तो ब्रिटिश की तरफ से उन्हें लड़ना पड़ता था। इनकी जो विशिष्ट विशेषता है वो ये है कि कंबोडिया कपास में अपने जो उन्होंने शोध किया था उसकी वजह से इनका नाम पट्टी वेंकैया के रूप में भी जाना जाता है। वैसे हम इनको बोलते हैं क्या? पिंगली वेंकैया, परंतु पट्टी वेंकैया के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि कंबोडिया कपास पर इन्होंने एक शोध किया था। 1916 में उन्होंने भारत के लिए एक राष्ट्र ध्वज शीर्षक से एक पुस्तिका भी प्रकाशित करी थी। ध्वज को आधिकारिक तौर पर 1931 में वो अपना लिया गया था। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के अधीन एक राष्ट्रीय ध्वज समिति हुई थी जिसमें इन्होंने अशोक चक्र से बदल दिया था। मीन्स क्या कि उन्होंने 2 जो है रूपरेखा बनाकर दी थी कि हमारा जो ये हमारा झंडा होना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए, हमारा जो फ्लैग होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए। तो यही सेम हमने अडोप्ट किया, बस जो राजेंद्र प्रसाद जो कमेटी थी उसमें हमने इसको चेंज कर लिया। किसके साथ? अशोक चक्र के साथ। अब सवाल उठता है जो पिंगली वेंकैया जो हैं उन्होंने क्या किया था? उन्होंने वो पहले उन्होंने प्लेन बनाया था, फिर बाद में उन्होंने कुछ चक्र जैसा इसमें सम्मिलित किया ताकि वो शो करे कि भारत भी चक्र की तरह चलते चलते ही जो है वो उन्नति को प्राप्त करेगा। उस पॉइंट पर आता है क्या? लाला हंसराज सोधी एक पर्सन रहे हैं जिन्होंने पिंगली वेंकैया को सजेस्ट किया, उन्हें ये सुझाव दिया कि आपको अपने इस ध्वज में कुछ चलता हुआ चक्र जैसा जो है वो सम्मिलित करना चाहिए। तो पिंगली वेंकैया जो है महात्मा गांधी जी के बड़े ही एक उनके फॉलोअर्स रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने गांधी जी को दर्शाता हुआ ये चरखा जो है वो ऐड कर लिया था, परंतु राजेंद्र प्रसाद ने चरखा को चेंज करके अशोक चक्र से बदल लिया, पर जो डिज़ाइन है वो यही रहा। अब समझ लीजिए पिंगला वेंकैया कौन है, वो कहाँ रहते हैं, ये नहीं पूछा जाएगा। पूछा क्या जा सकता है? मैं आपको अगर बताऊं 2020 की बात है, 2020 के दौरान और उसी दौरान रसगुल्ला जो है वो न्यूज़ में था, रसगुल्ला, ठीक है। हाँ मैं बता देती हूँ, जीआई टैग मिला था, जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन। सो वो झगड़ा हो रखा था किसके बीच में? ओडिशा और वेस्ट बंगाल के बीच में। वो कहते हैं रसगुल्ला हमारा है, वो कहते हैं रसगुल्ला हमारा है, ऐसे चल रहा था। तो उस टाइम पे ये आ रहा था रसगुल्ला किसने बनाया, तो नोबीन चंद्र दास इस नाम से एक पर्सन है जिन्होंने रसगुल्ला बनाया था, कि वाइट जो छेना होता है, छेना को, ठीक है, हाँ, नोबीन चंद्र दास। तो उस टाइम वो न्यूज़ पे था। अब यूपीएससी को पता है कि अगर वो इस तरीके का क्वेश्चन डालेगा सबको कर लेना है, पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोई और क्वेश्चन दिया और उस किसी और क्वेश्चन के ऑप्शन में उन्होंने क्या कर दिया? नोबीन चंद्र दास डाल रखा था। नहीं, क्वेश्चन कोई और था, उस क्वेश्चन के एक ऑप्शन में नोबीन चंद्र दास का नाम था। अब मान लो आपको ये श्योर है नोबीन चंद्र दास तो रसगुल्ले से रिलेटेड, तो मतलब इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं होगा, आप एलिमिनेट कर दोगे उसको। एलिमिनेट करके ही आप सही आंसर तक पहुंच सकते हो, तो वो जो है आपको हेल्प करेगा, समझ रहे हो। तो पिंगली वेंकैया
याद रखना है किससे रिलेटेड है। अगर किसी और के ऑप्शन में आ गया तो आप उसको कट कर सकते हो। हाँ, इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड नहीं है, तो ऐसे आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, सो इस तरीके से आपको हेल्प मिलेगा। कंबोडिया कॉटन, कंबोडिया कॉटन में इन्होंने एक संस्थान था जहां इन्होंने रिसर्च करी, उस रिसर्च की वजह से इनको पट्टी वेंकैया बोला जाने लगा था। उस टाइम पे उन्होंने जो लोकल फाइबर होता था, लोकल फाइबर की हेल्प से ये बनाया था। पर आज के टाइम पीरियड में आप देखोगे कि चीज़ें जो हैं वो चेंज होती जा रही हैं, परंतु फैब्रिक का तो हमारा मोस्टली सेम ही रहता है, बट इम्प्रूव भी कर सकते हैं, पर कलर पैटर्न वो सब चीज़ें जो हैं वैसी ही रहने वाली हैं। ठीक है, सो उस तरीके से भी। अब आपने किए हैं टोटल 7 जो कि महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अपना आप सब अपना होमवर्क सुन लीजिए। पहला तो मैंने आपको होमवर्क दिया है और देखिए करके लाइए, करके लाओगे तो आपको टेस्ट में हेल्प करेगा। हाँ जी, पहला मैंने क्या दिया था अभी? प्लानिंग कमीशन। ये देखिएगा, ये आपके नोट्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ लोगे। कौन से नोट्स में? इको के नोट्स में। दूसरा मैंने दिया है जर्नल। ये आपने देख लेना है, जर्नल हो गई, कोई बुक हो गई, कोई न्यूज़पेपर हो गया वो। उसके बाद नेक्स्ट भक्ति आंदोलन। ये तो मैंने बोला है कि आप टाइम के साथ कर लोगे जब आप जो है पढ़ोगे, अभी का नहीं बोला है मैंने कि अभी नहीं करना है। अब इसके साथ ही आपको क्या करना है, अच्छा आपने वो नोटिस किया है कि मुगल जो है सिलेबस से, ठीक है, हाँ यूपी के एनसीईआरटी से और वैसे भी, परंतु अभी तो है ना हमारे पास। नहीं कि अभी तो टाइम लगेगा, कि अभी नहीं जाएगा अभी। अब आपको क्या करना है, मुगल सल्तनत, कल आप बना के लाओगे लिस्ट जो कि आपको मॉडर्न इंडिया से मिलेगी, मिडीवल से भी मिलेगी, कि कौन किस टाइम पे उनका टाइम पीरियड क्या रहा है। इससे पता है आपको हेल्प मिल जाएगी किसके टाइम पे कौन सा राज्य रहा होगा। हाँ जी, हाँ जी, ये लिस्ट आपको बनानी है। इतना काम आपको करके लाना पड़ेगा। मुझे पता है मैं ज़्यादा बर्डन दे रही हूँ, मुझे ये भी पता है कि मैं फिर भी दूंगी, क्योंकि इस टाइम पीरियड पर अगर बर्डन ना दूं तो काम नहीं चलेगा। एंड ये तो कुछ भी नहीं है, इंग्लिश मीडियम में मैं बहुत ज़्यादा होमवर्क दे रही हूँ और वो करके भी ला रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, वो सब बता भी रहे हैं कि मैम आप जो होमवर्क देते हो ना उसमें हम थोड़ा और ज़्यादा से पढ़ते हैं, क्योंकि आप पूछते हो और फिर वो टेस्ट सीरीज़ में हेल्प करता है। हाँ, यही है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, ये सिर्फ आपके दिमाग का भ्रम है। अभी भी आप पाएंगे जिनको मेहनत करनी है ना वो अभी भी कर रहे हैं। जिनका सिलेबस हो चुका होता है वो बच्चा अगर साथ साथ पढ़ रहा है तो बच्चे की मेहनत होती है। अगर क्या होता है ना, इस टाइम पीरियड पर हम बहाने ढूंढते हैं कि जब हमें पता होता है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो हम हर चीज़ का बहाना ढूंढने लगते हैं। और आप अपना कंपैरिजन मत करिए, आपका नॉलेज बेस बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है। अब अगर आप इन सब चीज़ों में अपने आप को कंपैरिजन करके नीचे ले आओगे ना तो उसमें आपका नुकसान है। मुझे पता है, मैंने सब बच्चों को देखा है किसका कौन कितनी मेहनत कर रहा है। टीचर बराबर पढ़ा रहा होता है बट बच्चे की मेहनत होती है कि वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। और इस टाइम पीरियड पर ब्लेमिंग गेम जो स्टार्ट हो जाता है ना, वो क्या होता है, वो क्योंकि हम साइकोलॉजिकली हम ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं रीज़न। हाँ हाँ, नहीं, हाँ, बिल्कुल मुझे पता है।
चलिए कोई नहीं, जो होगा ऊपर वाला ने हाँ चाहा आप अपना मेहनत करते जाइए, बाकी भगवान भरोसे, बट आपकी मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करोगे तो सही से होगा, ठीक है। ओके, यही आपको बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप भी तो कौन सा है, ये भी आप ही तो जोड़ ही दिए हैं। आप समझ में आ गया क्या हाँ है? जी, हाँ जी। वही कैसे रिवॉर्ड आप भी तो जोड़ ही दिए हैं इसमें, ये कहाँ से लिया आपने? अरे सोर्स बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। बाकी कल मिलते हैं, अब क्लास कंटिन्यू होगा हमारा। हाँ जी, कंटिन्यू होगा।